जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने एनटीपीसी के जो प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं जीके के, वो हम 22 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आसानी से सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आज से जो हमारा यहाँ पर होने वाला है, ये हमारा 23 महीने के 23वां प्रैक्टिस सेट होगा। और इसमें आप सभी को पता है 30 क्वेश्चन हमारे जीके के होते हैं और 10 क्वेश्चन हमारे साइंस के होते हैं। ठीक है, और बेहतरीन तरीके से आप सभी की तैयारी चल रही होगी। मई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाना तय हो चुका है लगभग। तो अपनी तैयारी को थोड़ा सा पुशअप दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो गाइज़, बहुत बेहतरीन तरीके से हम सेट को करेंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे और रिवीजन आप करते रहिए। अगर आपने नोट्स नहीं बताए हैं उसे नोट्स को भी ज़रूर बनाते रहिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है हमारा सर कि श्रेयस, है ना, श्रेयस SHREYS कार्यक्रम की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शुरू किया गया था। तो किस कार्यक्रम की प्रक्रिया को तेज करना चाहते थे गवर्नमेंट जो थी हमारी? तो उद्योग विशिष्ट प्रशिक्षुता, अवसर प्रदान करना, साक्षरता बढ़ाना, खेल सुविधाएं प्रदान करना, छात्रों को राजनीतिक रूप से सक्रिय बनाना। तो क्या यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, आप बताएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो गवर्नमेंट थी वो क्या चाहती थी कि जो हमारे उद्योग हैं, है ना, उसमें अवसर को प्रदान करना को ये बढ़ाना चाहती थी। ठीक है, चलिए, प्रक्रिया को तेज करना चाहती थी, एक्चुअली बात ये है। अच्छा, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने कुछ सॉल्यूशन के लिए भी रखा हुआ है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री कुछ योजना है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, है ना, हम बोलते हैं। इस योजना के तहत क्या था कि अधिकतम लोगों को जो है बैंक से जोड़ना था उनको, क्योंकि आप सभी को पता है पहले जो लोग हैं उनका बैंक में अकाउंट नहीं होता था, तो मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर बैंक अकाउंट खोला जाए, इसका ये उद्देश्य था। ठीक है, और इसकी कब शुरू की गई थी? तो 28 अगस्त 2014 को ये शुरू की गई थी। कब सर? 28 अगस्त 2014 को इसको शुरू किया गया था। और बात करते हैं इसकी घोषणा कब हुई थी, तो 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा हुई थी, यानी कि लगभग यहाँ पर 13 दिनों के बाद इसको यहाँ पर लागू कर दिया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आप समझ में आ गई बात आपको। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होगा हमारा? क्वेश्चन नंबर सेकंड है सर कि भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS किस वर्ष में शुरू की गई थी, है ना? जो एकीकृत बाल विकास सेवा है, तो 1976 में, 1975 में, 1974 में या 1977 में? तो सही आंसर क्या होगा साइज हमारा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 1975 में जो ICDS है वो हमारी शुरू की गई थी। क्या है ICDS? तो एकीकृत बाल विकास सेवा ये हो जाती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर कुछ एक योजना और लगाई है, जैसे भारत में बच्चों के लिए योजनाओं की सूची। तो बच्चों के लिए क्या क्या यहाँ पे योजना चलाई गई हैं? जैसे जो बाल विकास सेवा है, ये तो हमारी चलाई गई थी 1975 में, डी ऑप्शन सही है। एक चलाई गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये 2015 में चलाई गई थी। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना चलाई गई थी 2015 के अंदर, सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में चलाई गई थी। उसके बाद देखिए बालिका समृद्धि योजना 1997 में चलाई गई थी, है ना, बालिका समृद्धि योजना 1997 में। मुख्यमंत्री राज्यश्री योजना 2016 में, मुख्यमंत्री राज्यश्री योजना 2016 में चलाई गई थी। और मुख्यमंत्री लाडली योजना 2023 की है। कब है सर? 2023 की मुख्यमंत्री लाडली योजना हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, हो गए। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बोल रहे हैं 3 वाला कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य कर दिया है? यानी कि हर राज्य क्या करेगा कि अपने छतों के ऊपर वर्षा को जल उसको इकट्ठा करेगा। ठीक है, ये अनिवार्य कर दिया है। तो असम ने, तमिलनाडु ने, केरल ने, फिर कर्नाटक ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु ने ये क्या कर दिया, लागू कर दिया है ना। इसका तो इसमें क्या होगा, जो पानी है ना, पानी उसकी थोड़ी सी बचत हो जाएगी, है ना, अगर वो छतों पे इकट्ठा करेंगे तो उसको। अच्छा, एक मिशन की शुरुआत देखो, मैं पे एक मिशन हमने ऐड किया हुआ है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन से आप सभी को पता होगा कि ये भारत में जितने भी युवा लोग हैं, पढ़ रहे हैं, उनके अंदर स्किल को डेवलप करना है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत होती है, जो स्किल इंडिया मिशन है 15 जुलाई 2015 को। अच्छा, मंत्रालय कौन सा आता है सर इसमें? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो स्किल इंडिया मिशन को उद्देश्य जो है वो गरीब बच्चों के कौशल को उभारना है, जिन्होंने किसी कारणवश अपनी पढ़ाई को विराम लगा दिया है ना, उनको पढ़ाना, उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा कौशल भरना जिससे क्या हो, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो इन फ्यूचर में। ठीक है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है वन स्टॉप सेंटर योजना, है ना, ये कब शुरू की थी? वन स्टॉप सेंटर योजना
तो ये कब शुरू की गई थी आप सभी को पता होना चाहिए। तो गाइस हमारे ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी, है ना। वन स्टॉप योजना 1 अप्रैल 2015 को शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो ये एक योजना कैसी थी, केंद्र के द्वारा चलाई गई थी, यानी केंद्र प्रायोजित योजना थी ये, जिसका उद्देश्य हिंसा से प्रभावित या संकट में फंसी महिलाओं की सहायता करना है। यानी कि जब महिलाएं कहीं भी फंस जाती हैं, जैसे घर में बहुत ज़्यादा हिंसा होती है, महिलाएं उनसे प्रताड़ित की जाती हैं और महिलाओं कहीं पर फंस जाती हैं, है ना, अटक जाती हैं, मतलब तो उन सभी को यहाँ पर सहायता प्रदान करना था, जो हमारी वन स्टॉप सेंटर है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कि पर्यावरण और वन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मूल उद्देश्य के साथ योजना शुरू की है। पर्यावरण बताइए, तो कब शुरू की गई थी वो, 1990 में, 1994 में, 1992 में, 1988 में। यानी कि एक कुल मिला के कह रहा है कि जो लोग हैं वो पर्यावरण को लेकर के जागरूक हों और उसमें अपना योगदान करें, पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए, है ना, इन सब चीज़ों के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जून 1992 में इसको चलाया गया था। योजना का नाम क्या था, पर्यावरण वाहिनी योजना, इस योजना का नाम हो जाता है। ठीक है, पर्यावरण वाहिनी योजना। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जून 1992 में। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना निम्न में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कार्यक्रम है। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना तो किसके निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम है ये, तो शिक्षा को, स्वच्छ भारत मिशन को, खाद्य प्रसंस्करण को, आधारभूत संरचना को। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो किसान संपदा योजना है, ये खाद्य संस्करण को यहाँ पर बढ़ावा देना है। इसमें निवेश जितना ज़्यादा करेंगे, है ना, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो इसलिए ये योजना चलाई गई थी। तो इसमें प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इसको बोलते हैं, इसका नाम यहाँ पे आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, उस योजना का नाम बताएं जिसका लक्ष्य घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी युक्त दरों पर एलईडी बल्ब प्रदान करना है ना। मतलब जो एलईडी बल्ब हमारे घर में लगे होते हैं, ऐसा था ना पहले जो हमारे घरों में बल्ब यूज़ होते थे वो रेड कलर के हुआ करते थे, वो होते 100 वाट के। अब 100 वाट के उस टाइम पे मीटर तो हुआ नहीं करते थे, है ना, कनेक्शन तो होते थे, लेकिन बहुत लोग चोरी से चलाते थे, है ना। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि जब उन्होंने थोड़ा अपडेट किया इलेक्ट्रिसिटी सब चीज़ों को, सब घर घर मीटर लगाए उन्होंने, है ना। और जब मीटर लगाए तो जब वो बल्ब जलता था तो बहुत बिल आता था उसका, क्योंकि वो 100 वाट का था। अब उसको वाट को चेंज करके एलईडी बल्ब यहाँ पे उसको रिप्लेस कर दिया उसने, 9-10 वाट में बल्ब आ जाता है वो। तो गवर्नमेंट ने उन बल्ब को बेचने के लिए, लेकिन थोड़ा सा महंगा आता है वो, जो 100 वाट का बल्ब है वो 10 रुपये का आता है, और जो 10 वाट का बल्ब है वो 100 रुपये का आता है। ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी भी देनी शुरू कर दी थी। तो कौन सी योजना थी वो, बल्ब योजना, उजाला योजना, हर घर बिजली योजना है, रोशन योजना। तो सही आंसर क्या था हमारा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उजाला योजना के तहत। ठीक है सर, चलिए। तो सभी के लिए किफ़ायती एलईडीज़ के लिए उन्नत ज्योति योजना 1 मई 2015 को भारत सरकार के तहत श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको शुरू किया गया था। ठीक, कौन सा मंत्रालय आता है सर इसमें, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है, विद्युत मंत्रालय। तो 1 मई 2015 को शुरू की गई थी उजाला योजना। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने क्षतिपूर्ति स्तर निर्धारित करे गए हैं, है ना। तो आपको जो है वो कितने क्षतिपूर्ति हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, फिर 5 हैं, तो कौन से हैं, क्योंकि इससे क्या था ना, फसल बीमा योजना में आपको आपके फसल को क्या मिलता था, यहाँ पर बीमा मिलता, बीमा कर देते थे। अगर वो नष्ट हो जाती है, अगर उसमें उच्च मात्रा में जितना आपने सोचा था वो नहीं हो, कोई कीड़े लग गए, कुछ हो गया, तो उसको गवर्नमेंट क्या करती थी, आपको प्रोवाइड करा देती थी पैसा उसका। ठीक है, बीमा अगर आपने बीमा कराया है तब, जैसे इंसानों का बीमा होता है ना, वैसे ही फसल का बीमा भी होना शुरू हो गया था। तो ये 3 थी, इसमें 3 क्षतिपूर्ति गवर्नमेंट ने तय करी थी, 70%, 80%, 90%। तो गवर्नमेंट 3 कंडीशन में आपको पैसा देती, आपकी फसल जो के लिए 70% पैसा भी देती, 80% भी देती और 90% भी देती। ठीक है, चलिए। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया है। ठीक है, किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया है, तो जन श्री बीमा योजना का, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना का, आम आदमी बीमा योजना का, या सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना का। तो किसका विलय कर दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा गाइस, यहाँ पर जो विलय कर दिया गया है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना का यहाँ पे विलय कर दिया गया है। किसमें, जो हमारी आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना है। ठीक है सर, चलिए। तो हमारा सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय
भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन क्षेत्र शामिल नहीं है? ठीक है, तो भारत सरकार ने शुरू करी थी ये कौन सी सर? स्वदेश दर्शन योजना। तो ध्यान रखिएगा, स्वदेश दर्शन योजना भारत सरकार ने शुरू करी थी। और इसमें कौन सा पर्यटन शामिल नहीं है? पर्यावरण क्षेत्र, सूफी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्र। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, पर्वतीय क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है स्वदेश दर्शन योजना में। बाकी आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन तटीय क्षेत्र में नहीं, पर्वतीय क्षेत्र में नहीं। तो ये योजना कब शुरू हुई थी? 2014-15 में शुरू हुई थी ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा। और इस योजना के तहत 15 पर्यटन स्थल की पहचान की गई थी। कितने सर? 15। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्यांजलि परियोजना क्या है ना? तो विद्यांजलि परियोजना क्या है? तो सरकारी स्कूल के बच्चों को निःशुल्क ड्रेस और कपड़े देना, सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर एडिट दिशा निर्देशन, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए ट्यूशन का प्रावधान, सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक कार्यों में सहायता हेतु स्वयंसेवक। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। विद्यांजलि योजना 2016 में शुरू होती है। तो विद्यांजलि में क्या था? विद्यांजलि सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक कार्यों में सहायता हेतु स्वयंसेवक। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट क्या करती? उनके स्वयंसेवक, उनके लिए असिस्टेंट यहाँ पर ला के देती, स्वयंसेवक ला के देती मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की देखभाल करने के लिए और इन स्थलों को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए 2015 में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? उदय योजना, स्मार्ट सिटी योजना, हृदय योजना, अमृत योजना। तो सभी ने आपने ये क्वेश्चन पहले भी देख लिया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। तो किसको यहाँ पे शामिल किया गया था? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, हृदय योजना को यहाँ पे शामिल, हृदय योजना यहाँ पे लॉन्च की गई थी 2015 में। क्या था सर इसमें? तो शहरी विकास मंत्रालय, देखो कौन सा विकास मंत्रालय है? शहरी विकास मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था 2015 में। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो हमारी विश्व विरासत हैं, जितनी भी हमारी पुरानी लाल किला है ना, और हमारे हम्पी हैं, है ना, ये बहुत सारे मंदिर जो भी जितने भी हमारे भारत में यूनेस्को साइट हैं, लगभग 40 से प्लस है हमारी, उन सब की देखरेख करना, है ना, उनमें जैसे कलर पेंटिंग, साफ़ सफाई का ध्यान रखना, ये सब जो है इनका यहाँ पर इसको इसलिए लॉन्च किया गया था। तो इसे 12 शहरों में लागू किया गया। कौन कौन से सर 12 शहर थे? अजमेर, अमरावती, अमृतसर, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, बिहार और तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना। ठीक है, तो इसे 12 राज्यों में जो है वो यहाँ पे लॉन्च किया गया था। किसको सर? क्योंकि इन्हीं राज्यों में सबसे ज़्यादा क्या है, हमारी साइट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? साइट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा 2017 में शुरू की गई सौभाग्य योजना का नियंत्रण करता है? सौभाग्य योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्युत मंत्रालय। ठीक है सर, चलिए, तो कौन सा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा 2017 में शुरू की गई सौभाग्य योजना का नियंत्रण करते? तो हमारा विद्युत मंत्रालय। तो सौभाग्य योजना में क्या है सर? तो सौभाग्य योजना में सर यहाँ पे आपको पता होगा, हर घर बिजली योजना के नाम से भी हम इसको यहाँ पे जानते हैं। 2019 तक 100% घरेलू विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना था इसको। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, देखो जो हमारी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी, जिसके तहत सिलेंडर बांटे गए थे, है ना, गैस के कनेक्शन किए गए थे, काफ़ी कुछ करा देखो गवर्नमेंट ने। सौभाग्य योजना के तहत यहाँ पर क्या करा, घर घर बिजली। और आप देख भी पा रहे होंगे कि बिजली में काफ़ी सुधार हुआ है। पहले गाँव में बिजली आती नहीं थी, अब भागती नहीं है, मतलब जाती नहीं है। अच्छा, घर घर में पहले गैस के कनेक्शन हुआ करते थे, हर जगह चूल्हा फूंका जाता था। आज समय देखो आपको गैस देखने को मिल जाता है। अच्छा, उद्देश्य और क्या हो जाता है, देखो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपने देख लिया, 70-80%, 80%, 90%, 3 प्रकार की सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जितने भी छोटे किसान हैं उनके अकाउंट में हर साल में लगभग 6,000 रुपये गवर्नमेंट डाल देती है ना। तो देखो कुछ तो हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन देखिए, पूरे देश में स्कूली बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिए एचआरडी मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित योजना का नाम बताइए। शाला अस्मिता, अचीवर्स, द परफॉर्मेंस या फिर प्रदर्शन। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाला अस्मिता योजना। तो इसमें क्या था अस्मिता योजना में? तो ऑल स्कूल मॉनिटरिंग इंडिविजुअल ट्रेसिंग एनालिसिस, ये इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाती है ना। ओके, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष में गोवा के चर्चों और मठों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया गया। वर्ष में, कौन से वर्ष में जो गोवा के चर्च हैं और जो मठ, उन्हें कब यूनेस्को में शामिल किया गया?
1986 में शामिल किया गया था। ठीक है, 1986 में। चलिए, तो चर्च कहाँ पर है सर? गोवा के जो सेंट कैथेड्रल चर्च है ना, वो यहाँ पे इसमें शामिल करा गया था। अच्छा, बात करते हैं खजुराहो, जो कहाँ पर है सर? ये मध्य प्रदेश के अंदर हो जाते हैं, है ना। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में हो जाते हैं। खजुराहो मध्य प्रदेश में और हम्पी कर्नाटक में। फतेहपुर सीकरी का बताओ कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। अच्छा, कुछ ईयर्स बता देता हूँ मैं आपको, जिन ईयर को देख के हमको पता चल जाएगा। जैसे 2014 में रानी की वाव को शामिल करा गया था, और रानी की वाव कहाँ पर है सर? गुजरात में हो जाती है ना। फिर 2021 में धौलावीरे को शामिल करा गया था, ये गुजरात में है, और ये 40वीं साइट थी। कौन सी साइट थी सर? ये 40वीं थी। ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा काकतीय जो हमारा रुद्रेश्वर मंदिर है, इसको रामापा मंदिर भी बोल देते हैं, तेलंगाना में है ये, है ना। और यूनेस्को 1945 में गठित होता है, और पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा स्लम क्षेत्र है? स्लम क्षेत्र वो होता है सर जिसको झुग्गी झोपड़ी बोलते हैं। झुग्गी झोपड़ी मीन्स जहाँ पर ना ही तो अच्छा मतलब पीने के लिए पानी मिलता है, ना ही घर बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनमें पक्के घर नहीं होते हैं कुछ में पक्के घर, लेकिन ना रास्ते अच्छे होते हैं, ना पानी अच्छा होता है, ना हमारा जो एयर है वो अच्छी होती है सांस लेने में भी, और वहाँ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है तो बहुत खस्ता हालत वहाँ पे रहती है, मतलब रहने लायक कुछ वहाँ पे रहता नहीं है, बसता नहीं है। देखो, अगर आप झुग्गी झोपड़ी को मतलब समझते हो ना कि गांव में झुग्गी झोपड़ी है, भाई गांव में झुग्गी झोपड़ी नहीं होती हैं। गांव में अगर कोई आदमी छप्पर डाल के भी रह रहा है ना, तो वो चैन से रहता है, क्योंकि वहाँ पर उसको साफ़ हवा मिलती है, साफ़ पानी मिलता है, साफ़ एनवायरनमेंट मिलता है ना। बड़े बड़े रास्ते होते हैं गाँवों के अंदर, अपने खेत पे जाओ, बनाओ, खाओ, सो जाओ। शहरों में ऐसा नहीं है। शहरों में आदमी की ज़िंदगी बहुत, समझ लीजिए कि अगर गांव में 90 साल 70 साल कोई आदमी जी रहा है, तो शहरों में आजकल वो 60 साल ही हो गया है। और 60 साल भी वो तब जी रहा है जब वो दुनिया भर की एक्सरसाइज कर रहा है, पर कहीं टहलने जा रहा है ना। दुनिया वो मतलब बहुत ज़्यादा देखने को मिलता होगा आजकल। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा धारावाही। कभी यूट्यूब पे डाल के देखना आप लोग कि धारावाही स्लम एरिया जो है वो कैसा है, तो उसमें आपको देखने मिलेगा कि कैसे ज़िंदगी है वहाँ पे, है ना। जो गटर का पानी बहता है ना जिन नालियों में, उन्हीं नालियों में ऊपर तैरते हुए पानी आते हैं, पानी के पाइप हैं जो हम पीते हैं घर में पानी। ठीक है, और वो पाइप पता नहीं कहाँ से टूट रहा है, कुछ नहीं पता चलता। चलिए, यह है भारत में मुंबई महाराष्ट्र का एक इलाका है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ियों बस्तियों में से एक माना जाता है। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ देखोगे तो वहीं मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, दुनिया भर के करोड़ोंपति, दुनिया भर के गोल्ड सब कुछ मुंबई में है। सबसे बड़ा स्लम भी मुंबई में है। ठीक है, तो देखो आप कितना बड़ा यहाँ पर अन्याय हो रहा है। धारावाही स्लम की स्थापना 1884 में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हुई थी। 1884 में यहाँ पे इसकी स्थापना होती है। झुग्गी झोपड़ियाँ एक अत्यधिक आबादी वाला शहरी आवासीय क्षेत्र है, जिसमें कमज़ोर निर्माण गुणवत्ता और अक्सर गरीबी से जुड़ी घनी आबादी वाली आवास इकाइयाँ शामिल होती हैं। भारत की अन्य झुग्गी झोपड़ियाँ जैसे हमारी नोची कुप्पम झुग्गी झोपड़ियाँ, ये चेन्नई में पड़ती हैं। भलसवा झुग्गी झोपड़ियाँ बस्ती दिल्ली में पड़ती हैं, और बस्ती झुग्गी झोपड़ियाँ बस्ती हमारी कोलकाता में पड़ती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोरो एक नृजातीय भाषाई समुदाय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का मूल निवासी है? बोरो तो गुजरात का है सर, असम का है, मध्य प्रदेश का है, फिर अंडमान निकोबार का है। तो बोरो की यहाँ पे बात करेंगे तो बोरो है हमारा असम का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो बोरो जिसे बोडो भी कहा जाता है, असम राज्य का सबसे बड़ा नृजातीय भाषाई समूह है, मतलब सबसे ज़्यादा भाषा बोलता है ये वाला। ठीक है, असम वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर अगला, अहिल्या किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में किस नदी के तट पर किया गया था? अहिल्या किले का निर्माण तो बताओ। तो सर हमारा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी के किनारे पर इसका निर्माण यहाँ पे किया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अहिल्यानगर कहाँ पर है सर? ये 18वीं शताब्दी में बना था, और ये हमारा नर्मदा नदी के तट पर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और रानी थी हमारी अहिल्याबाई होलकर का निवास स्थान था ये, और ध्यान रखिएगा 1965 से लेकर के 1765 से लेकर के 1796 तक यहाँ उन्होंने शासन किया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे सर, निम्नलिखित में से यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? सूर्य का कोणार्क मंदिर शामिल है? बिल्कुल सर। रानी की बाव शामिल है 2014 में, अभी बताइए। अजंती गुफाएं शामिल है सर 1983 बताइए। जंतर मंतर नई दिल्ली, बताओ कौन सा नहीं है सर? डी नहीं है, जंतर मंतर डी वाला नहीं शामिल है। ठीक है, तो सूर्य का जो कोणार्क मंदिर था ये 1984 में शामिल करा गया था। रानी की बाव जो पाटन गुजरात में है 2014 में शामिल करी गई थी। अजंती गुफाएँ और अलोरा की गुफाएं ये हमारे 1983 में शामिल की गई थी, जो कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में पड़ती हैं।
और अन्य विश्व धरोहर स्थल की बात करते हैं, जैसे बौद्ध स्मारक, ये भाई 1989 में शामिल करा गया था, 1989 में। और चंपारण पावन जो हमारा पार्क है, ये 2004 में इसको शामिल करा गया था, ठीक है। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की बात करते हैं, 2004 में शामिल किया गया था। धौलावीरा 2021 में, और एलिफेंटे गुफा 1987 में, ठीक। चलिए देखो, अजंता और अलोरा ये तो 1983 की है, लेकिन एलिफेंटा की 1987 की है, ध्यान रखना इस बात को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत F.W. स्टीवंस द्वारा डिजाइन किया गया था? F.W. स्टीवंस द्वारा डिजाइन की गई थी, है ना, कौन सी है? तो यहाँ पर सी वाली है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल इसको यहाँ पे बोला जाता है। तो किसने डिजाइन किया था? सी वाले, जो हमारा F.W. स्टीवंस है, ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, मतलब इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु में एक स्मारक नहीं है? बेकल किला, वल्लूर कोटम, पद्मापुरम पैलेस, मीनाक्षी अम्मन मंदिर। तो हमारा जो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। जो बेकल किला है ना, ये तमिलनाडु में नहीं है, ये हमारा केरल में हो जाता है, ठीक है। बाकी वल्लूर कोटम और ये हमारा तमिलनाडु में है। पद्मनाभपुरम पैलेस ये भी हमारा तमिलनाडु में, और मीनाक्षी मंदिर भी तमिलनाडु में हो जाता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में एक स्मारक नहीं है? उत्तर प्रदेश में देखो, सफदरजंग का मकबरा, ताजमहल, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, सारनाथ का स्तूप, है ना। तो कौन सा नहीं है सर? हमारा ऑप्शन नंबर ए नहीं है। जो सफदरगंज का मकबरा है, ये दिल्ली के अंदर हो जाता है, ठीक है। बाकी सारनाथ का स्तूप भी हमारा कहाँ पर है? यूपी में ही पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताजमहल हमारा आगरा में हो जाता है, इमामबाड़ा लखनऊ में हो जाता है, ठीक है। और बात करते हैं वाराणसी, जो हमारा सारनाथ का स्तूप है, ये वाराणसी में हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आधार एक 12 अंक के अद्वितीय संख्या है, ठीक है, जो द्वारा जारी की जाती है। जो किसके द्वारा जारी की जाती है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारतीय विशिष्ट भारत प्राधिकरण, भारत का विशिष्ट भारतीय जनसांख्यिकी संघ, भारत के विशिष्ट पहचान संघ। तो ऑप्शन नंबर ए UIDAI, जो आधार कार्ड है ना, जो 12 अंक का है, वो UIDAI के द्वारा उसको यहाँ पर लॉन्च किया जाता है। देखो, अगर UIDAI आता नहीं लिखा हुआ तो अभी हम पहचान लेते। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, है ना, ये ध्यान रखना, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, ये UIDAI की फुल फॉर्म हो जाती है हिंदी में, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? लाल बहादुर शास्त्री, बहादुर कौन होते हैं बताइए? बहादुर हमारे होते हैं सर जो विजय करके लाते हैं, है ना, वही तो होते हैं बहादुर। चलिए, तो विजय घाट हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनके समाधि स्थल को हम विजय घाट बोलते हैं। देखो, समाधि स्थल में आपको याद करके जाना है। महात्मा गांधी भारत के राजा थे, तो राजघाट हो जाता है, ठीक है। और जो चौधरी चरण सिंह होते हैं, जो चौधरी होते हैं, वो गाँव में ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उनको यहाँ पर किसान घाट उनको यहाँ पर बोला जाता है, ठीक। चलिए, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेष ट्रेन चलाई गई है? बताइए। बौद्ध ट्रेन, बौद्ध पर्यटन ट्रेन, बौद्ध सर्किट पर्यटन ट्रेन, बौद्ध एक्सप्रेस विशेष। कौन सी चलाई गई सर? बौद्ध सर्किट पर्यटन ट्रेन यहाँ पर चलाई गई है। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 2016 में इसकी यहाँ पर शुरुआत की गई थी बौद्ध सर्किट परियोजना की, और यह एक ऐसा मार्ग है जो बुद्ध से संबंधित स्थलों, लुम्बी जो नेपाल में उनका जन्म स्थान माना जाता है, भारत में बिहार जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, और सारनाथ उन्होंने पहला उपदेश दिया था, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। ये वहाँ 4 जगह को कवर करती हुई जाती है। भारत में किस स्थान को काला पानी के नाम से जाना जाता है? काला पानी, कच्छ की खाड़ी, केरल, अनूप झीलें, लक्षद्वीप या अंडमान और निकोबार। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अंडमान निकोबार झीलों को जो समूह है उसको काला पानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आप ना जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है इनको पढ़ लेना। मैं इनको ज़्यादा पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी गाइस, है ना। आप इनको रोक के पढ़ सकते हो, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इनको पढ़ लिया करो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। कौन से हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है? रांची, पुणे, हैदराबाद या फिर नागपुर। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागपुर, ठीक है। नागपुर कहाँ पर है सर? नागपुर महाराष्ट्र में है। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये हमारा, ठीक है, नागपुर में हो जाता है। रांची में कौन सा बताओ? बिल्कुल सर, हमें पता है, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम है ना। और पुणे में कौन सा है सर? छत्रपति संभाजी राजे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है, चलिएगा। और हैदराबाद में कौन सा है सर? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाता है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी भी हो जाता है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हो जाता है। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी हो जाता है ना। और देवघर में अटल बिहारी वाजपेयी हो जाता है,
समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मुझे खड़े होने की जगह दो और मैं दुनिया को हिला दूंगा, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने ये शब्द कहे थे? आइजैक न्यूटन, गैलीलियो ने, अल्बर्ट आइंस्टीन, आर्किमिडीज। तो ये आर्किमिडीज ने कहे थे कि मुझे खड़े होने की जगह दो, मैं दुनिया को हिला दूंगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे सर। भारत सरकार ने किस भारतीय मामले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? लौंग, सरसों, इलायची, हल्दी। तो सर हल्दी को। ठीक है, तो हल्दी हमारे भारत में सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, अमेरिका इसका वो चाह रहा था लेना DI टैग, तो उसको रद्द करना पड़ा था। ठीक है, तो हल्दी की यहाँ पे बात करेंगे। पेटेंट 1995 में प्रदान किया गया था, लेकिन 1997 में भारत सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में हल्दी के लंबे समय से पारंपरिक उपयोग का प्रमाण उपलब्ध कराने के बाद इसे रद्द कर दिया गया था। चूँकि हल्दी का उपयोग हजारों वर्षों से घावों और चिकित्सकते को ठीक करने के लिए किया जाता रहा है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने इस आधार पर पेटेंट को चुनौती दी कि इसमें नवीनता का अभाव है। अमेरिकी पेटेंट कार्यालय ने आपत्ति को बरकरार रखा और पेटेंट रद्द कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30वां। जुलाई 2016 में किस केंद्र शासित प्रदेश में कैपिटल कॉम्प्लेक्स को ली कार्बोरेशन के वास्तुकला कार्य के शिलालेख के तहत यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था? तो कहाँ पर है सर? चंडीगढ़ के अंदर हो जाता है, आप सभी को इसको पता होगा। तो गाइस हमारे आज के साइंस के 30 GK के 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। साइंस के 10 और बचे उनको देख लेते हैं। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी होती है? तो मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है, जिसको बोलते हैं हमारी इंफ्रासोनिक। ठीक है, नहीं इंफ्रासोनिक नहीं बोलते, इनको बोलते हैं श्रव्य तरंगे बोलते हैं इनको, श्रव्य सोनिक तरंगे। ठीक है, सोनिक बोलते हैं इनको। तो 20 से हम 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं, और 20 हर्ट्ज से कम की जो होती है उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, और जो 20,000 से ज़्यादा होती है उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि गति नहीं कर सकती? तो आप सभी को पता है ध्वनि जो है हमारी निर्वात में गति नहीं कर सकती। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्वनि की स्पीड कितनी होती है सर? तो 343 मीटर पर सेकंड इसकी यहाँ पर गति होती है नॉर्मल हवा में। ठीक है, और ध्वनि मापते किस में सर? डेसिबल में मापते हैं, आप सभी को पता होगा। अगला, एक सभागार में ध्वनि की निरंतरता, ध्वनि को बार बार परावर्तन का परिमाण आता है, इसे क्या कहा जाता है? मतलब अगर हम बोलते हैं तो सामने से हमें आवाज़ सुनाई देती है, हमारी घूम के जाती है, उसे क्या बोलते हैं? तो तीव्रता बोलते हैं, कंपन बोलते हैं, रेंजिंग बोलते हैं, फिर रिवर्बरेशन बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको? प्रतिध्वनि बोलते हैं, रिवर्बरेशन। ठीक है, भाव जो आवाज़ हमारी उसको लौट के आने को। इसका उपयोग समुद्र की गहराई तथा जल में स्थित वस्तुओं की स्थिति पता लगाने में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर। एक माइक्रोफोन करता है परिवर्तित, क्या करता है माइक्रोफोन? तो मैं माइक में बोल रहा हूँ, आपको आवाज़ आ रही है, तो माइक्रोफोन क्या करता है सर? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर बी मेरे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला देखिए, ठोस में गैसीय माध्यम में जाने पर ध्वनि की गति क्या होती है? जब हम ठोस से गैस में जाएंगे तो ध्वनि की गति क्या होगी? कम होगी ना, क्योंकि आपको पता है ठोस में जो ध्वनि गति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो घटती जाएगी ना। सबसे कम गैस में होती है, उससे ज़्यादा द्रव में होती है, और सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। ठीक है, हम दूसरों को ध्वनि तरंगों के कारण बगल के कमरों में से हमसे बात करते हुए सुनते हैं। क्यों सुनते हैं बताओ? हमें दूसरे कमरे में से आवाज़ आ जाती है, क्यों हो जाती है? परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, या फिर अपवर्तन के कारण? तो विवर्तन के कारण आ जाती है, दोबारा से चिपकते है ना, इस तरीके से जाती है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रतिध्वनि हमने सुन ही लिया कि हमारी ही आवाज़ हमको लौट के वापस आ जाती है। समझ में ये बात? ठीक है, अगला, संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक का शोर कर सकते हैं। हाथी जो 103 डेसिबल का, लेकिन वे अक्सर कम आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ को ज़मीन से गुजारा जा सकता है। इन ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो इनको बोलते हैं सर इंफ्रासाउंड। क्या बोलते हैं इनको? इंफ्रासाउंड बोलते हैं, जो कम आवृत्ति की होती हैं, जो 20 हर्ट्ज से कम की होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग जानवर जो है वो अलग अलग डेसिबल के जो शोर यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे जो व्हेल है वो 233 डेसिबल का शोर कर सकती है ना, और एक मेंटिस सिर्फ होता है वो 200 का, ब्लू व्हेल 188 का। इस तरीके से आप इनको पढ़ लेना, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा चीज़ों के बारे में। ठीक है, अगला देखिए, वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है सर? तो अभी हमने डिस्कस किया था 343 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए मेरा पे करेक्ट आंसर हो जाता है। और ध्वनि को किस में मापते हैं? हम डेसिबल में मापते हैं। और बात करेंगे सर यहाँ पे प्रकाश की गति क्या होती है सर? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड यहाँ पे होती है। अगला, सोनार एक उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी
दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है सोनार। ठीक है, तो सोनार हम कहाँ पे यूज़ करते हैं उसका, तो जल के नीचे हम उसका यूज़ करते हैं, जो पनडुब्बी होती है सोनार उसमें लगा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका उपयोग पनडुब्बी जहाज़ों में यहाँ पर उसको नेविगेट करने के लिए किया जाता है। अगला लिखिए लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति की पहचान करता है उसे क्या कहा जाता है, तो मस्तिष्क बोलते हैं, पिच बोलते हैं उसको, है ना। मस्तिष्क किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को पहचानता है, हमारा हार्ट बीट कैसे करता है, तो उसको पिच में नापता है, पिच में। ठीक है, तो किसी ध्वनि की पिच उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। स्रोत का कंपन जितना तेज होगा आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी, पिच भी उतनी ही अधिक होगी, तो तीनों के दोनों अनुपात में होते हैं। अलग अलग आकार की और स्थितियों की वस्तुएं अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन आवृत्तियों पर कंपन करके अलग अलग पिच की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। आयाम क्या होता है सर, तो तरंग की ऊंचाई की माप है ये, कितनी तरंग ऊपर जाती है, और यह ध्वनि की तीव्रता के अनुरूप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज के क्वेश्चन थे जो कि हमने यहाँ पे कर लिए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में कल। तो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप पहली बार आए हैं तो। ठीक है, चलिए।